हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 DAV साइंस सीरीज और इसकी शुरुआत करेंगे सबसे पहले चैप्टर से, न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स। वाह बच्चों, ये जर्नी होने वाली है सुपर एक्साइटिंग और फुल ऑफ सरप्राइजेस। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि न्यूट्रिशन तो एनिमल्स में भी होता है ना? बिल्कुल होता है बच्चों, लेकिन एनिमल्स वाला पार्ट हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे अगली बार, यानी चैप्टर 2 में। आज हम फोकस करेंगे खास तौर पर प्लांट्स के न्यूट्रिशन पर। क्या आप रेडी हो मेरे साथ इस मैजिकल जर्नी पर चलने के लिए? वैसे बच्चों, ये चैप्टर होने वाला है सुपर इंटरेस्टिंग, सुपर एक्साइटिंग और फुल ऑफ एडवेंचर। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं अपनी ये अमेजिंग साइंस जर्नी प्लांट के न्यूट्रिशन के साथ साथ। रेडी हो बच्चों? चलो फिर लेट्स बिगिन। बच्चों, याद है ना, क्लास 6 में हमने सीखा था कि फूड हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कितना जरूरी होता है, क्योंकि चाहे इंसान हो, जानवर हो या पौधे, सबको जिंदा रहने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। सोचो जरा, अगर फूड ही ना मिले तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। और हमने ये भी जाना था कि हमारे फूड में होते हैं अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। अब इन सब का अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, ये है हमारे एनर्जी प्रोवाइडर्स जो बॉडी को चलाने की पावर देते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं वो है बॉडी बिल्डिंग फूड्स जो हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाते हैं और बॉडी के डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स, बिल्कुल सुपर हीरो की तरह, जो हमें डिजीजेस से बचाते हैं। और हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहने के लिए क्या चाहिए? फूड। सिर्फ खाना ही काफी नहीं है, उस खाने में मौजूद स्पेशल कंपोनेंट्स हमारी बॉडी को एनर्जी और स्ट्रेंथ देते हैं। इनको कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं अलग अलग टाइप्स के, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइडर्स, फैट्स यानी एनर्जी स्टोरेज प्लस वार्मथ, प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी बिल्डिंग करते हैं और बॉडी के रिपेयर में काम आते हैं, और मिनरल्स हमारी बोन्स, टीथ और ब्लड और इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हाँ, ये सब मिलकर हमारी बॉडी को बनाते हैं स्ट्रॉन्ग और एक्टिव। अब सोचो बच्चों, न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं? बॉडी को बिल्ड करना, ग्रो करवाना, बॉडी के डैमेज्ड पार्ट्स को रिपेयर करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के एनर्जी देना। यस, वाओ, इजंट दैट अमेजिंग? मतलब बिना न्यूट्रिएंट्स के हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो बच्चों याद रखो, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स मतलब न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को बिल्ड, ग्रो, रिपेयर और एनर्जाइज करते हैं। यस, यानी फूड सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं, बल्कि हमारी लाइफ चलाने की सबसे बड़ी एनर्जी मशीन है, जो हर दिन हमें चाहिए होते अपनी लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए। बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात, हम सबको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिजम्स अपने फूड के थ्रू लेते हैं। बॉडी के अंदर वही फूड प्रोसेस होकर यूज होने लगता है, और इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। सिंपल शब्दों में, न्यूट्रिशन मतलब फूड लेना, उसे प्रोसेस करना, उससे एनर्जी पाना, ग्रोथ और रिपेयर में उसे यूज करना। लेकिन ध्यान दो, हर एक ऑर्गेनिज्म का फूड लेने का तरीका सेम नहीं होता। किसी का अपना अलग मेथड, तो किसी का बिल्कुल डिफरेंट। देखा जाए, हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अलग तरीका होता है फूड लेने और उसे यूज करने का। इसीलिए ऑर्गेनिजम्स के फूड हैबिट्स के बेस पर न्यूट्रिशन के मोड्स को 2 मेन कैटेगरीज में रखा है। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद ही बनाते हैं, जैसे प्लांट्स और एल्गे।
ज्यादातर फोटोसिंथेसिस के थ्रू। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स फूड दूसरों से लेते हैं, जैसे एनिमल्स, फंगाई और बहुत से बैक्टीरिया। चलिए स्टेप बाय स्टेप दोनों के सीक्रेट्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बच्चों सोचो जरा, कुछ ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना लेते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये होता है सिंपल रॉ मटेरियल से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ऑटोट्रॉप्स में क्या क्या आते हैं? सभी ग्रीन प्लांट्स और कुछ स्पेशल बैक्टीरिया, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ग्रीक में ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रोफी मीन्स न्यूट्रिशन, मतलब अपना खाना खुद बनाना। एग्जैक्टली बहुत इंटरेस्टिंग है ना ये सब। तो बच्चों देखा आपने, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस यूज करके सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 और वाटर से ग्लूकोज बनाते हैं। इसीलिए प्लांट्स को कहते हैं प्रोड्यूसर्स, क्योंकि बाकी सब ऑर्गेनिजम्स इनडायरेक्टली उन पे डिपेंड करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखो बच्चों, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, उन्हें मिलता है रेडीमेड खाना, और इस मोड को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हमारी सराउंडिंग्स में जितने भी एनिमल्स हैं ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड फॉलो करते हैं। कौन होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स? सभी एनिमल्स और कुछ स्पेशल प्लांट्स भी, जैसे कस्क्यूटा, अमरबेल, जो दूसरे प्लांट से खाना लेते हैं। ग्रीक में हेटेरोस मीन्स ज्यादा और ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, मतलब फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड रहना। और बच्चों देखा आपने, हेटेरोट्रॉफ्स या तो प्लांट्स खाते हैं या फिर एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं। इसी वजह से ही प्लांट्स को कहा जाता है लाइफ सपोर्टर्स ऑफ द अर्थ। एग्जैक्टली। तो बच्चों एक तरफ में हिट ऑटोट्रॉफ्स जो अपने खुद के शेफ हैं, और दूसरी तरफ में हेटेरोट्रॉफ्स जो रेडीमेड खाना एंजॉय करते हैं, और ये दोनों का ये बैलेंस बनाता है अर्थ का फूड वेब। तो बच्चों उम्मीद है इन दोनों मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को आपने अच्छे से समझ लिया। तो बच्चों उम्मीद है इन दोनों मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को आपने अच्छे से समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं ये फ्लो चार्ट, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है वो देख लेते हैं। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिजम्स अपनी फूड रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं ताकि वे ग्रो कर सके, सरवाइव कर सके और एनर्जी पा सकें। अब आके हैं इसके मेन टाइप्स पर, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं। एग्जाम्पल ऑल ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड तैयार करते हैं। कितना अमेजिंग है ना। वैसे फूड चेन हमेशा ऑटोट्रॉफ्स से स्टार्ट होती है। अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद नहीं बना सकते, उन्हें दूसरों पर डिपेंड करना पड़ता है। एग्जाम्पल एनिमल्स, ह्यूमंस और नॉन ग्रीन प्लांट्स जैसे मशरूम्स। लेकिन बच्चों हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अपने आप में 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, इसमें ऑर्गेनिजम्स डेड और डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं। एग्जाम्पल फंगाई, मशरूम, ब्रेड मोल्ड और कुछ बैक्टीरिया। ये फंगाई बैक्टीरिया नेचर्स क्लीनर्स हैं। डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करके सॉइल में न्यूट्रिएंट्स वापस डालते हैं, जिससे सॉइल फर्टाइल होती है। अगर सैप्रोट्रॉफ ना हो तो पूरी धरती कचरे और डेड मैटर से भर जाए। अब आगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है और उसका फूड अब्सॉर्ब करता है, जैसे डोडा प्लांट, अमरबेल, जो दूसरे पौधों का जूस सक कर लेता है। और अब होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें ऑर्गेनिज्म फूड को इंजेस्ट करता है, मतलब खाता है, और फिर उसे डाइजेस्ट करता है, अब्सॉर्ब करता है और एनर्जी लेता है, जैसे कि अमीबा और ह्यूमंस।
और आप सुनो बच्चों, एक सुपर इंटरेस्टिंग फैक्ट। यूग्लिना नाम का ऑर्गेनिज्म दोनों तरह के न्यूट्रिशन लेता है। अब मतलब इसमें ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हेटेरोट्रॉफिक भी, इसलिए इसमें प्लांट लाइक और एनिमल लाइक दोनों फीचर्स पाए जाते हैं। ये डे टाइम में फोटोसिंथेसिस करते हैं और नाइट टाइम में डेड मैटर एब्जॉर्ब कर जाता है। कहने बहुत मजेदार। और अब फिर आगे बढ़ते हैं और समझेंगे बहुत ही मैजिकल प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस। वही प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। Isn't it amazing? बच्चों, क्या आपने नोटिस किया है कि पेड़ पौधों के पास ना कोई किचन होता है और ना ही वो मार्केट जाते हैं? तो फिर सोचो, ये अपना खाना कैसे बनाते होंगे? आंसर है फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स के लीव्स को फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है क्योंकि यहीं पर फूड बनता है। लीव्स के अंदर एक हरा पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट। ये क्लोरोफिल लीव्स को सनलाइट की एनर्जी कैप्चर करने में हेल्प करता है। अब ध्यान से सुनो बच्चों। प्लांट्स अपना फूड बनाने के लिए 4 चीजों का इस्तेमाल करती हैं। 1. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, 2. वाटर फ्रॉम सॉइल, 3. सनलाइट, सूरज का प्रकाश, और 4. क्लोरोफिल यानी हरा पिगमेंट, इन लीव्स ग्रीन पिगमेंट। यस, ही कैन से। तो इन सब को मिलाकर लीव्स सिंथेसाइज करती हैं फूड यानी कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, और साथ ही रिलीज करती हैं ऑक्सीजन। और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यानी फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन, यानी फोटो प्लस सिंथेसिस, लाइट प्लस कंबाइनिंग। Isn't it amazing? Yes, बच्चों। Equation of photosynthesis we will see. तो बच्चों चलो देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll, it gives carbohydrate यानी ग्लूकोज प्लस रिलीज करता है ऑक्सीजन। तो बच्चों मतलब हमें प्लांट्स फूड भी देते हैं और साथ ही ऑक्सीजन भी, जो हमारे लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। So we can say plants are truly our life makers. Yes. वैसे बच्चों आपको पता है, क्या आपको पता है कि photosynthesis is the only natural process that converts solar energy into chemical energy. और Amazon रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है lungs of earth क्योंकि वहाँ बहुत मैसिव photosynthesis होता है। और रात को प्लांट्स जनरली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेप्ट सम स्पेशल प्लांट्स लाइक तुलसी। और photosynthesis not only provides food for plants but it also starts a food chain. प्लांट्स का खाना खा के सब जीते हैं ना। यस। तो बच्चों आज आपने सीखा कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स का फूड मेकिंग प्रोसेस है। इससे यूज होते हैं सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल। रिजल्ट में मिलता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। कितना अमेजिंग है ना। यस। तो अब आप जब भी किसी हरे पेड़ को देखो तो याद रखना कि हमारे लिए खाना और ऑक्सीजन में ना रहा है। अब हम डिटेल में समझेंगे कि प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, यानी रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वाटर एंड मिनरल्स। ये सॉइल से आते हैं और इन्हें एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स। फिर रूट से ये ऊपर जाते हैं पूरे प्लांट में थ्रू स्पेशल ट्यूब्स जिन्हें हम कहते हैं वेजल्स। ये वेजल्स पूरी रूट, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स तक फैले होते हैं। बच्चों वेजल्स को आप प्लांट्स की पाइपलाइन समझ सकते हो, ठीक है। वेजल्स प्लांट्स की ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती हैं। ये एक्चुअली जाइलम टिश्यूज के अंदर पाई जाती हैं। वेजल्स लॉन्ग हॉलो ट्यूब्स होती हैं जो रूट से लेकर स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स तक जुड़ी रहती है। इनका काम है वाटर और मिनरल्स को सॉइल से पूरे प्लांट तक पहुंचाना। अब दूसरी जरूरी चीज है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्लांट्स ये गैस एटमॉस्फेयर से लेते हैं।
ये लीव्स में टाइनी पोर्स यानी छोटे छोटे होल से एंट्री करती है। इन पोर्स को कहते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा मेनली प्रेजेंट होते हैं लीफ के लोअर सरफेस पर। अब आगे चलो अब स्टोमाटा के फंक्शंस भी देख लेते हैं। सबसे पहला गैस एक्सचेंज, CO2 अंदर एंड ऑक्सीजन बाहर, और दूसरा ट्रांसपिरेशन मतलब पानी का लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अब एक स्पेशल बात, विदाउट स्टोमाटा नो फोटोसिंथेसिस मतलब नो प्लांट लाइफ, क्योंकि अगर CO2 ही लीफ में नहीं जाएगा तो प्लांट खाना कैसे बनाएगा। और बच्चों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, डेजर्ट प्लांट्स जैसे कैक्टस में स्टोमाटा ज्यादातर रात में ओपन होते हैं ताकि दिन में पानी की लॉस कम हो सके। इसे कहते हैं कैम फोटोसिंथेसिस। अब बात करते हैं गार्ड सेल्स की। हाँ बच्चों, वही स्पेशल सेल्स जो स्टोमाटा की दोनों साइड्स पर मौजूद रहते हैं। यस, इनका शेप होता है बीन शेप्ड सेल्स और इनका काम है स्टोमाटा को ओपन और क्लोज करना। यस, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करते हैं। जब गार्ड सेल्स पानी एब्जॉर्ब करते हैं तो वो स्वेल हो जाते हैं यानी टर्जिड हो जाते हैं और स्टोमाटा ओपन हो जाता है। लेकिन जब गार्ड सेल्स पानी लूज कर देते हैं तो वो श्रिंक हो जाते हैं यानी फ्लासिड हो जाते हैं और स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। Isn't it amazing बच्चों? इतने छोटे सेल्स और इतना बड़ा काम। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, गार्ड सेल्स क्यों जरूरी हैं? ये कंट्रोल करते हैं कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा और कितना ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। साथ ही ये प्लांट्स में पानी की लॉस यानी ट्रांसपिरेशन को भी रेगुलेट करते हैं। यानी गार्ड सेल्स हैं प्लांट्स के असली गेट कीपर जो डिसाइड करते हैं कि दरवाजा ओपन हो या क्लोज हो। तो बच्चों, अब हमने अच्छे से समझ लिया कि पानी और मिनरल्स वेसल्स के जरिए ऊपर जाते हैं। स्टोमाटा एंड गार्ड सेल्स मिलकर गैस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन कंट्रोल करते हैं। और हाँ, याद रखना के लिए छोटा और मजेदार ट्रिक, वेसल्स पानी की पाइपलाइन, स्टोमाटा छोटे दरवाजे और गार्ड सेल्स गेट कीपर। वाओ, कितना सिंपल हो गया ना ये एक्टर ना। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला रॉ मटेरियल जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है, सनलाइट। सनलाइट हमें देती है लाइट और एनर्जी, और यही एनर्जी प्लांट्स यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। प्लांट्स इस सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं फूड में। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। इजंट इट मैजिकल बच्चों? और आखिरी पर सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल, क्लोरोफिल। लीव्स का हरा रंग इसी पिगमेंट की वजह से है। क्लोरोफिल सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है और उसी एनर्जी की मदद से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर बनाता है फूड यानी ग्लूकोज। सो बच्चों, क्लोरोफिल है प्लांट की सोलर पैनल जो सूरज की एनर्जी को ट्रैप करता है और उसे फूड बनाने में यूज करता है। वैसे फोटोसिंथेसिस सचमुच एक यूनिक और लाइफ सेविंग प्रोसेस है। इसी प्रोसेस से सारे ऑर्गेनिजम्स को फूड मिलता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सन की एनर्जी प्लांट्स के थ्रू बाकी सब ऑर्गेनिजम्स तक पहुंचती है और प्लांट्स ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं जो रेस्पिरेशन के लिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए। सोचो बच्चों, अगर फोटोसिंथेसिस ही ना हो तो क्या होगा? प्लांट्स ना हो तो डियर के पास खाना नहीं होगा, डियर ना हो तो लायन के पास भी खाना नहीं होगा, और सबसे बड़ा सवाल, हमारे पास ऑक्सीजन और फूड ही नहीं होगा। यानी लाइफ ऑन द अर्थ इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। इजंट इट अमेजिंग? तो बच्चों चलो एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स, लीव्स एब्जॉर्ब करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमाटा, सनलाइट देता है एनर्जी और क्लोरोफिल कैप्चर करता है एनर्जी, और जब ये सब मिल जाते हैं तो होता है फोटोसिंथेसिस। फूड बनता है और ऑक्सीजन मिलती है और इसी से चलती है पूरी लाइफ ऑन अर्थ। देखा बच्चों, कितना इंटरेस्टिंग है ना? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। उससे पहले ये एक्टिविटी करते हैं। एक पॉटेड प्लांट लो
यानी एक छोटा गमला वाला प्लांट देखो, उसकी एक लीफ पर दोनों साइड्स में वैसलीन की एक थिन कोट लगा, तो अब तुम ये देखोगे कि बाकी सारी लीव्स तो हरी भरी रहेंगी, लेकिन जिस लीफ पर तुमने वैसलीन लगाई थी वो धीरे धीरे पीली हो जाएगी और फिर गिर जाएगी। क्या अब तुम जानते हो कि ये क्यों हुआ? क्योंकि वैसलीन लगाने से उस लीफ के स्टोमेटा ब्लॉक हो जाते हैं, और जब स्टोमेटा ब्लॉक हो जाए तो लीफ गैसेस एक्सचेंज नहीं कर पाती और ना कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं और ना ही ऑक्सीजन रिलीज कर सकती है। इसलिए वो लीफ फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती और धीरे धीरे मर जाती है। और अब सुनो बच्चों एक मजेदार फैक्ट। देखो, कुछ प्लांट्स की लीव्स हरी नहीं होती, उनमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन ग्रीन कलर छुप जाता है क्योंकि उनमें दूसरे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे रेड कलर इन कोलियस, पर्पल कलर इन रेड कैबेज। फिर भी ऐसी लीव्स फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे, कुछ लीव्स वेरीगेटेड होती हैं, यानी उन पर येलो पैचेस होते हैं। येलो एरियाज में क्लोरोफिल बिल्कुल नहीं होता और इसलिए वो हिस्से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। मतलब केवल वो हिस्से जिनमें क्लोरोफिल होता है वही प्लांट का फूड बनाते हैं। तो बच्चों, आज आपने सीखा कि अगर स्टोमेटा ब्लॉक हो जाए तो लीफ फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती। नॉन ग्रीन लीव्स में भी क्लोरोफिल हिडन होता है और इसलिए वो भी फूड बना सकते हैं, लेकिन येलो पैचेस वाली लीव्स में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती। तो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसके बाद आखिर प्रोडक्ट्स क्या-क्या निकलते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है ग्लूकोज। ये एक कार्बोहाइड्रेट है और ये प्लांट के लिए होता है इंस्टेंट एनर्जी सोर्स। लेकिन बच्चों ध्यान दो, ग्लूकोज लीफ में ज्यादा देर तक स्टोर नहीं रह सकता। तो होता क्या है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, और जब भी किसी लीफ में स्टार्च मिलता है तो हमें पता चलता है यस फोटोसिंथेसिस हुआ है। यस। अब बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन प्लांट्स यहीं तक नहीं रुकते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं प्रोटीन्स और फैट्स में भी। लेकिन रुको, प्रोटीन्स बनाने के लिए एक और एलिमेंट चाहिए और वो है नाइट्रोजन। अब सवाल ये है, नाइट्रोजन तो हवा में बहुत है, फिर ये प्लांट्स इसे डायरेक्टली यूज क्यों नहीं कर पाते? सही कहा। हाँ, हवा वाली नाइट्रोजन प्लांट्स के काम की नहीं होती। प्लांट्स को नाइट्रोजन तभी यूजफुल लगती है जब वो सोल्यूबल फॉर्म में हो, यानी पानी में घुली हुई। ठीक है, तो ये काम कौन करता है? सॉइल में मौजूद कुछ स्पेशल बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम। ये हवा वाली नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर लेते हैं यूजेबल फॉर्म में, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया में। फिर प्लांट्स अपनी रूट्स के थ्रू इन्हें अब्सॉर्ब कर लेते हैं और इन कंपाउंड्स का इस्तेमाल करके प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, जब हम सॉइल में फर्टिलाइजर्स डालते हैं तो उनमें भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें रूट आसानी से अब्सॉर्ब कर लेती है। तो बच्चों, जल्दी से एक बार रिपीट कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस का पहला प्रोडक्ट है ग्लूकोज। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है स्टार्च में। कार्बोहाइड्रेट से बन सकते हैं प्रोटीन्स और फैट्स। प्रोटीन्स बनाने के लिए चाहिए नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन प्लांट्स को मिलती है सॉइल बैक्टीरिया और फर्टिलाइजर्स से। वाओ, कितना इंटरेस्टिंग है ना। और अब बच्चों सुनो एक मजेदार फैक्ट। लेग्यूमिनस प्लांट जैसे पीज और बीन्स में स्पेशल राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं उनके रूट्स में। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, यानी हवा वाली नाइट्रोजन को यूजेबल बना देते हैं, और बदले में प्लांट उन्हें देता है फूड और शेल्टर। मतलब प्लांट और बैक्टीरिया की दोस्ती, मतलब दोनों का फायदा। Isn't it amazing? तो बच्चों, आज आपने सीखा फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं बल्कि स्टार्च, प्रोटीन्स और फैट्स भी देता है, और प्रोटीन्स बनाने में नाइट्रोजन का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। यानी फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लाइफ के लिए जरूरी है। वाओ। चलो बच्चों, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अभी तक हमने पढ़ा कि ग्रीन प्लांट्स क्लोरोफिल की मदद से अपना फूड खुद बनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं
जो अपना खाना खुद बना ही नहीं पाते क्योंकि उनके पास तो क्लोरोफिल ही नहीं होता। और ऐसे प्लांट्स पूरी तरह डिपेंड रहते हैं दूसरों पर, मतलब उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रोफिक। ऐसा ही एक स्पेशल प्लांट है कसकुटा, जैसे हम अमर बेल या डॉडर भी कहते हैं। ये दिखता है पीली येलोइश थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इस पर लीव्स बिल्कुल नहीं होते और ये हमेशा किसी दूसरे प्लांट पर लिपटा हुआ नजर आता है, उसके ऊपर ही ग्रो करता है। अब सोचो बच्चों, कास्कुटा अपना खाना खुद तो नहीं बना सकता, तो ये जिस प्लांट पे ग्रो करता है उसी से अपना खाना खींच लेता है, इसीलिए इसे कहते हैं पैरासाइट। और जिस बेचारे प्लांट से ये खाना खींचता है उसे कहते हैं होस्ट। और हाँ, ये होस्ट प्लांट को कमजोर भी कर देता है, यानी होस्ट को फायदा जरा भी नहीं, सिर्फ नुकसान। अब सुनो बच्चों, एक अमेजिंग फैक्ट जानती हो? ये जो कसकटा प्लांट होता है इसमें रूट्स भी नहीं होते, ये बस होस्ट प्लांट पर चिपक कर उसका फूड सक कर लेता है। और हाँ, इंडिया के बहुत से गार्डन्स और फील्ड्स में ना अमर बेल एक वीड की तरह ग्रो करता है और कई बार तो पूरा का पूरा पेड़ ही खराब कर देता है। मतलब बच्चों, कसकुटा सच में है एक सेल्फिश प्लांट। खुद तो खाता है लेकिन दूसरा प्लांट को कमजोर कर देता है। और हाँ बच्चों, क्या आपने कभी इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स के बारे में सुना है? यस, ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कीड़ों को खाते हैं। लेकिन क्यों? असल में ये प्लांट्स अपना फूड तो फोटोसिंथेसिस से बना लेते हैं, लेकिन प्रोटीन्स बनाने के लिए इनको चाहिए नाइट्रोजन, और कई बार सॉइल में नाइट्रोजन बहुत कम होता है, तो ये प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाकर नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी करते हैं। ऐसे प्लांट्स को कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल पिचर प्लांट यानी नेपेंथिस। इसका लीफ मॉडिफाई होकर एक पिचर यानी घड़े जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है। इस पिचर का एक लिड यानी ढक्कन होता है जो ओपन और क्लोज हो सकता है। पिचर के अंदर होती हैं डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेड्स जो किसी भी इंसेक्ट को अंदर आने तो देती हैं लेकिन बाहर नहीं निकलने देती। जैसे ही इंसेक्ट पिचर के अंदर फंस जाता है, वो नीचे गिर जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। फिर प्लांट के अंदर मौजूद डाइजेस्ट जूसेस उसे डाइजेस्ट कर देते हैं और प्लांट उस इंसेक्ट से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेता है। वाओ, इज दैट अमेजिंग बच्चों? और हाँ, पिचर प्लांट अकेला नहीं है, दुनिया में और भी कई इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, यानी जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू प्लांट भी। और वीनस फ्लाई ट्रैप की लीव्स अचानक बंद होकर इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं। वाओ! और सनड्यू प्लांट की स्टिकी हेयर्स की वजह से इंसेक्ट चिपक कर फंस जाता है। नेचर ने कितने यूनिक तरीके बनाए हैं सर्वाइवल के लिए। नेचर इज रियली फुल ऑफ सरप्राइजेस ना। अब हम देखते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सैप्रूस का मतलब होता है रॉटन यानी सड़ा गला, और ट्रॉफिक का मतलब है फूड यानी भोजन। तो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है डेड और डिकेइंग मैटर से भोजन लेना। बच्चों, इस मोड में ऑर्गेनिज्म अपना खाना बाहर ही डाइजेस्ट करता है, यानी डाइजेशन होता है आउटसाइड द सेल्स, कई बार तो आउटसाइड द बॉडी भी। इसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। कैसे? देखो, ऑर्गेनिज्म अपने फूड पर डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करता है। ये जूसेस फूड को सॉल्युबल बना देते हैं, फिर ऑर्गेनिज्म उसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है। वाह, इज़न्ट दैट अमेजिंग बच्चों? हाँ, अब एग्जाम्पल सुनो। राइजोफस यानी ब्रेड मोल्ड जो ब्रेड पर उगता है, म्यूकर, यीस्ट, अगैरिकल्स यानी मशरूम्स और कई तरह के बैक्टीरिया। ये सारे ऑर्गेनिजम्स अपना खाना इसी तरीके से पाते हैं, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से। और हाँ बच्चों, अगर सैप्रोट्रॉप्स ना होते तो अर्थ पर हर जगह डेड प्लांट्स और एनिमल्स का ढेर लग जाता। लेकिन ये ऑर्गेनिजम्स सबको डिकम्पोज करके सॉइल में न्यूट्रिएंट्स वापस डाल देते हैं। इसी वजह से सॉइल फर्टाइल रहती है और नई प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं। मतलब सैप्रोट्रॉप्स ने नेचर्स क्लीनर्स। इज़न्ट दैट वंडरफुल? बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। डू यू नो बच्चों,
आपने कभी ध्यान दिया है बरसात या ह्यूमिड वेदर में लेदर आर्टिकल्स पर एक सफेद सफेद कॉटनी ग्रोथ किसी रॉटिंग वुड पर उगते हुए मशरूम या फिर रॉटन फ्रूट्स पर दिखने वाले ग्रीनिश ब्लू पैचेस, और हाँ, स्टेल ब्रेड पर कॉटनी ग्रोथ जो धीरे धीरे कलर्ड पैचेस में बदल जाती है। देखा है ना आपने ये सब? तो बच्चों, ये कोई मैजिक नहीं है, ये सब ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करते हैं फंगी और बैक्टीरिया, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब ये ऑर्गेनिजम्स डेड और डीकेइंग मैटर पर ग्रो करते हैं। ये अपने डाइजेस्टिव जूसेस फूड पर रिलीज करते हैं, फूड को सॉल्यूबल बना देते हैं और फिर उसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कितना अमेजिंग तरीका है ना? और बच्चों सोचो जरा, अगर ये सैप्रोट्रोफ्स ना होते तो पूरी धरती पर डेड प्लांट्स और एनिमल्स का ढेर लग जाता। लेकिन नेचर कितनी इंटेलिजेंट है, ये फंगी और बैक्टीरिया सबको रिसाइकल कर देते हैं, सॉइल को फिर से फर्टाइल बना देते हैं और नए प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। वाओ, नेचर इज रियली वंडरफुल, है ना? तो बच्चों, अगली बार जब आप ब्रेड पर फंगस देखो या लेदर बैग पर कॉटनी लेयर, तो डरना मत। याद रखना, ये हैं सैप्रोट्रोफ्स जो हमारी धरती को साफ और हेल्दी बना रहे हैं। वाह, क्या कमाल की दुनिया है हमारी नेचर की। चलो बच्चों, अब बात करते हैं नेचर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की। इसे कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ग्रीक वर्ड से बना है सिम्बायंट, जिसका मतलब है टू लिव टुगेदर, यानी साथ में रहना। हाँ, मतलब क्या? जब दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों को ही उससे फायदा होता है, तो इसे कहते हैं सिम्बायोसिस। जैसे एल्गे और फंगाई, कुछ अलगे और फंगाई रहते हैं पेड़ों की रूट्स के पास। पेड़ इनको शेल्टर और फूड देते हैं और बदले में ये पेड़ों को हेल्प करते हैं वाटर और मिनरल्स अब्सॉर्ब करने में। यानी बच्चों, ये है एक दोस्ती जहाँ दोनों को फायदा है। अब सुनो एक और अमेजिंग एग्जाम्पल, लाइकन, जिसको हम काई भी बोलते हैं। आपने भी देखी होगी ग्रीन ग्रीन। और ये एक लिविंग पार्टनरशिप है फंगस और एल्गा की। फंगस अब्सॉर्ब करता है पानी और देता है शेल्टर, और एल्गा प्रिपेयर करता है फूड बाय फोटोसिंथेसिस। वाह, क्या शानदार टीम वर्क है ना? अब एक और सबसे फेमस एग्जाम्पल है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया रहते हैं लिग्यूमिनस प्लांट्स जैसे पीस, बीन्स की रूट्स में। राइजोबियम हवा से नाइट्रोजन लेता है और इसे यूजेबल फॉर्म यानी नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देता है। प्लांट इसे अब्सॉर्ब करके प्रोटीन्स बनाता है और बदले में प्लांट राइजोबियम को देता है फूड और शेल्टर। वाह, क्या कमाल की दोस्ती है ना बच्चों? तो बच्चों, आज आपने सीखा कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स कितनी जरूरी है नेचर के लिए। इजंट इट वंडरफुल? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। वैसे आपने कभी सोचा है, प्लांट सॉइल से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते रहते हैं, लेकिन अगर बार बार सॉइल से न्यूट्रिएंट्स निकलते जाएं तो सॉइल एकदम पुअर और अनप्रोडक्टिव हो जाएगी, यानी मिट्टी खराब हो जाएगी। तो सवाल ये है बच्चों, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स वापस कैसे आते हैं? यानी हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल? देखो बच्चों, जब फार्मर्स क्रॉप्स उगाते हैं ना, तो सॉइल से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। इसलिए फार्मर्स सॉइल को फिर से रिच बनाने के लिए डालते हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे एनिमल डंग और कॉम्पोस्ट मतलब गोबर, और फर्टिलाइजर्स मतलब केमिकल्स जिनमें होते हैं न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और बच्चों, इससे सॉइल फिर से प्रोडक्टिव हो जाती है, यानी फिर से उपजाऊ हो जाती है। इजंट दैट स्मार्ट? बहुत बढ़िया है ना ये? लेकिन बच्चों सोचो जरा, जंगलों यानी फॉरेस्ट में तो कोई फर्टिलाइजर नहीं डालता है ना, फिर भी फॉरेस्ट के सॉइल हमेशा फर्टाइल क्यों होती है? व्हाई इज ऑल द फॉरेस्ट सॉइल फर्टाइल? क्योंकि वहाँ डेड लीव्स मतलब गिरे हुए पत्ते, प्लांट्स और एनिमल्स टाइम के साथ धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोजिशन से न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में लौट आते हैं, वापस मिट्टी में पहुंच जाते हैं, और इसी प्रोसेस से फॉरेस्ट की सॉइल हमेशा रिच और फर्टाइल रहती है। वाओ, इजंट दैट ट्रूली अमेजिंग? है ना बच्चों? ये सब कुछ कैसे होता है? सुनो सबसे इंटरेस्टिंग बात, ठीक है?
सॉइल में रहते हैं कुछ स्पेशल बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम। ये हवा में मौजूद नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया। प्लांट्स इसे एब्जॉर्ब करके बनाते हैं प्रोटीन्स। मतलब बच्चों, राइजोबियम सॉइल को नाइट्रोजन से एनरिच करता है और प्लांट्स को देता है एक नई लाइफलाइन। इजंट इट वंडरफुल? चलो बच्चों, अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चों, आज आपने सीखा कि सॉइल अपनी फर्टिलिटी कैसे रिगेन करती है, कभी मिन्योर्स और फर्टिलाइजर्स से, कभी हेल्पफुल बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम से, और कभी डेड मैटर की डिकम्पोजिशन से। मतलब जब डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स धीरे धीरे टूटकर सिंपल सब्सटेंसेस में बदल जाते हैं और इन्हें बदलते हैं डिकम्पोजर्स जैसे ये सब, फंगी, बैक्टीरिया और कुछ छोटे ऑर्गेनिजम्स जैसे अर्थवर्म्स। और हाँ, सोचो बच्चों, अगर ये डिकम्पोजर्स ना होते तो जमीन पर हर जगह डेड लीव्स, डेड एनिमल्स और सड़ा गला ऑर्गेनिक मैटर पड़ा होता। लेकिन नेचर इतनी स्मार्ट है, ये डिकम्पोजर्स सबको तोड़कर सिंपल न्यूट्रिएंट्स बना देते हैं और वही न्यूट्रिएंट्स सॉइल में मिक्स होकर सॉइल को फर्टाइल बना देते हैं। यानी डिकम्पोजिशन मतलब वेस्ट को सॉइल का फूड बना देना। ओहो, आप एक एग्जांपल लो, ठीक है? जैसे घर में किचन वेस्ट यानी सब्जियों के छिलके, लेफ्ट ओवर फूड को कंपोस्ट पिट में डालते हैं तो कुछ हफ्तों बाद वो धीरे धीरे सड़कर काली मिट्टी जैसी चीज में बदल जाता है। यही है डिकम्पोजिशन। और यही कंपोस्ट बाद में प्लांट्स के लिए मैन्योर बन जाता है। वाओ बच्चों, इज़न्ट दैट अमेजिंग? समझ गए बच्चों, नेचर का सिस्टम कितना परफेक्ट है ना? अब हर बार जब आप हरी भरी क्रॉप्स देखो तो याद रखना, ये सब पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ सॉइल की न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिशमेंट से, है ना? वाओ बच्चों, अब बताओ आपने इस कॉन्सेप्ट को एंजॉय किया ना? और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर में किसी भी टॉपिक में कोई डाउट रह गया हो, आप वीडियो को दोबारा देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब फाइनली हमने ये चैप्टर फिनिश कर लिया है। कैसी लगी आपको ये जर्नी? उम्मीद है आपने मजा भी किया होगा और इस चैप्टर को लेकर अब बहुत कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे होंगे। वैसे इस चैप्टर के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्द ही मिल जाएंगे, सो टेंशन बिल्कुल मत लेना, ओके? और अगर आपको पढ़ने में मजा आया तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। ऑसम! वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और नए इंटरेस्टिंग लेसन्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। याद रखो बच्चों, हर एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और इंस्पायर करता है ताकि हम और भी एक्साइटिंग और आसान एक्सप्लेनेशंस ला सकें, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ एक और माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ लर्निंग होती है फन के साथ। सो फाइनली बाय बच्चों, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।